अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आई होप यू विल बी फाइन। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे जो आपकी 9th क्लास की न्यू बुक आई हुई है केमिस्ट्री की, इसकी एक्सरसाइज के कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस आपकी बुक के चैप्टर 1 के। जी हाँ प्यारे बच्चों, आपकी बुक का चैप्टर नंबर 1 जिसका नेम है स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेस चेंजेस, इसी के क्वेश्चंस की बात हो रही है। जो हम करेंगे वो भी मैं एक नज़र आप लोगों को दिखा देती हूँ। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोग ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, तो हम करेंगे कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। ये 8 सवाल हैं, 5 इस पेज पर दिए गए हैं, 3 अगले पेज पर गिवन है। ये वाले क्वेश्चंस हम इस लेक्चर में करेंगे। ये बहुत ही आसान और सादा से सवाल हैं। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब हम बात करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की। अब यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस के अंदर, वो ये है कि हाउ डज अ सुपर क्रिटिकल स्टेट लुक लाइक। पहले सवाल समझना है, फिर आंसर आप लोगों को समझ आएगा। किसकी बात हो रही है? सुपर क्रिटिकल स्टेट की। स्टेट क्या होती है? कोई भी हालत होती है, कोई भी हालत होती है। सुपर क्रिटिकल, क्रिटिकल का मतलब होता है अहम, अहम भी कह सकते हैं, नाजुक भी कह सकते हैं। ज़्यादातर आप अहम कहें इसको, ठीक है, ज़्यादा आपको अच्छे से क्लियर होगा, बट दोनों कह सकते हैं। सुपर क्रिटिकल स्टेट का जो पूरा अगर मैं आप लोगों को मतलब बताऊं तो इसको हम कहते हैं इंतहाई अहम हालत। इंतहाई अहम हालत। हाउ, कैसे, ठीक है। लुक लाइक, हम कहते हैं ना कि यू आर लुकिंग लाइक दिस, या आप उसकी तरह के लगते हो, या आप उस तरह लगती हो। तो लुक लाइक का मतलब है कि सुपर क्रिटिकल स्टेट किस तरह की होती है, सुपर क्रिटिकल स्टेट किसकी तरह लगती है, क्या होती क्या है, ठीक है। इंतहाई अहम हालत क्या होती है, बट ये सुपर क्रिटिकल स्टेट लुक लाइक क्या सवाल है। अभी आप लोगों को जवाब पता चलेगा तो ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। आंसर में वो कहता है कि सुपर क्रिटिकल स्टेट, वही आपके सवाल वाली सारी चीज़ें कह रहे हैं यहाँ से। आ सुपर क्रिटिकल स्टेट लुक्स लाइक भी कर सकते हैं, एज भी कर सकते हैं, एक ही चीज़ है, वही आपके क्वेश्चन में से। आ सुपर क्रिटिकल स्टेट लुक्स लाइक आ या एज आ, जो मर्जी कर लें आप लोग। होमोजीनियस, होमो का मतलब होता है सेम, ठीक है। केमिस्ट्री में जहाँ कभी भी, जब कभी भी होमो आए तो उसका मतलब होता है सेम। जीनियस का मतलब होता है मिक्सचर, सेम मिक्सचर, ठीक है। सेम मिक्सचर हो किसी भी कोई भी 2 चीज़ों का, 3 चीज़ों का, ठीक है। मिक्सचर जो होता है वो हमारे पास डिफरेंट चीज़ों का ही होता है ना। घर में भी कोई पेस्ट है, कोई मिक्सचर बना रहे हैं, तो उसमें कोई एक चीज़ का मिक्सचर तो नहीं होगा, डिफरेंट चीज़ों का मिक्सचर होगा। डिफरेंट चीज़ें मिलकर कोई मिक्सचर बनाएगी, बट वो डिफरेंट चीज़ें सेम भी हो सकती है, मतलब उनकी क्वान्टिटी सेम हो सकती है, ठीक है। जैसे आप फ्रूट चाट बना रहे हैं तो आप समझ लें कि मैंने इसमें 1 बाउल अगर बनाना का ऐड किया है और 1 बाउल ही मैंने इसमें एप्पल्स ऐड करने हैं, तो क्या होगा कि आपका मिक्सचर सेम बनेगा। मतलब जितनी क्वांटिटी में मैंगोज होंगे उतनी क्वांटिटी में एप्पल होंगे, उतनी क्वांटिटी में आप लोगों के पास क्या होगा, बनाना होगा, एप्पल होगा या मैंगो होगा, जो भी आप फ्रूट ले रहे हैं। तो ये मतलब होता है होमोजीनियस, आपका मिक्सचर सेम होगा, ठीक है। समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मैं सिर्फ आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ, होमोजीनियस का मतलब होता है कि सेम क्वांटिटी होगी, ठीक है। अब ये ना कहें कि अब एप्पल और बनाना ये सब चीज़ें डिफरेंट है, चीज़ें डिफरेंट है, लेकिन मिक्सचर तो सेम है ना, क्वांटिटी तो सेम है उनकी। यूनिफॉर्म फेज, यूनिफॉर्म फेज का मतलब आप लोगों के पास ये होगा, यूनिफॉर्म जब भी आए ना, आप फिजिक्स पढ़े हैं, केमिस्ट्री पढ़े हैं, बायो पढ़े हैं, या जो कोई चीज़ भी पढ़े हैं, जो सब्जेक्ट भी पढ़े हैं, वहाँ पे लफ्ज़ यूनिफॉर्म आया ना, याद रखिएगा। आप फिजिक्स में पढ़ते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर भी आ रही होती हैं। यूनिफॉर्म है जहाँ पर भी आया आपने याद रखना है, यूनिफॉर्म का मतलब होता है कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट क्या होता है? अनचेंज, जो चीज़ कभी भी चेंज ना हो सकती हो, ठीक है, कभी भी वो स्टैंडर्ड हो, बस ऐसा ही है, आपने उसको यूनिफॉर्म मानना है, ठीक है। जैसे कुछ चीज़ें हैं ना आप लोगों के पास, जैसे कुछ कांस्टेंट, ऐसे के कांस्टेंट है, कोई यूनिवर्सल कांस्टेंट, हम उसको कुछ जी को यूज़ करते हैं, तो कुछ चीज़ें हमारे पास फिक्स्ड हो चुकी हैं, वो चेंज नहीं होती। फेज़, अब आप फेज़ को हर तरह से डिफरेंट इसके मीनिंग्स होते हैं, हर लिहाज से इसका मीनिंग चेंज होता रहता है। फिजिक्स में भी आप लोग फेज़, एंगल वगैरह ये सब चीज़ें, फेज़ वहाँ पे भी 2/3 का फेज़, ये सारी चीज़ें वहाँ पर भी आती हैं। बट आपके अभी का जो यूनिफॉर्म फेज़ है, ये मैं आप लोगों को ये बताऊँगी। फेज़ आप कह सकते हैं सॉलिड, लिक्विड या गैस की जो भी हालत है, या वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेज है, वो यूनिफॉर्म फेज़ में है, वो कॉन्स्टेंट फेज़ में है, उनकी स्टेट चेंज नहीं होने वाली। विदाउट एनी, ठीक है, बगैर किसी, क्लियर, क्लियर का मतलब होता है साफ, सेपरेशन का मतलब होता है सेपरेट करना, चीज़ों को अलग करना। बिटवीन, दरमियान, लिक्विड, लिक्विड क्या होता है? कोई भी फ्लूइड होता है ना, जैसे आप वाटर समझ लें, एंड गैस फॉर्म, और गैस, गैस का भी आप लोगों को पता ही है ना, जैसे वो सिलेंडर्स वगैरह में जो गैस फिल होती है, या जो आप लोग घर में जो लाइफ स्टोव या चूल्हा वगैरह, फायर प्लेस या जो भी यूज़ करते हैं, जो वहाँ पर अगर आप गैस वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी आप लोगों के पास क्या होती है? गैस होती है। सो आप लोग लिक्विड और गैस को आई होप अच्छे से जानते हो, या बैलून के अंदर जो फिल करते हैं वो हमारे पास बाद में गैस बन जाती है, ठीक है। इस तरह की चीज़ें
अब टू द पॉइंट अगर हम इस क्वेश्चन को समझे ना, तो इसमें क्या पूछा गया कि सुपर क्रिटिकल स्टेट क्या होती है, लुक लाइक क्या, मतलब किस तरह की होती है, आपने बताना है जस्ट सिंपल। होमोजीनियस होती है, होमो का मतलब होता है सेम, यूनिफॉर्म का मतलब भी होता है कांस्टेंट, ठीक है। होमोजीनियस होती है, यूनिफॉर्म फेस होती है, कोई क्लियर सेपरेशन नहीं होती लिक्विड और गैस के दरमियान, ठीक है। आई होप सो कि ये लाइन क्लियर होगी, बट मैं मजीद क्लियर कर देती हूँ। आपने विंटर वगैरह में सर्दियों में फोग देखी होगी, फोग जिसको आप धुंध भी कहते हैं। अब वो असल में ना लिक्विड और गैस का मिक्सचर होता है, बट क्या आप उसको लिक्विड कह सकते हैं, फोग इज अ लिक्विड, या क्या आप फोग को जस्ट गैस कह सकते हैं? नो, हम कंफ्यूज हो जाएंगे इसके अंदर। कैसे कंफ्यूज होंगे, मैं आप लोगों को बता भी देती हूँ। अगर आपके माइंड में आ रहा है कि हम फोग को एज अ गैस कंसिडर कर सकते हैं, तो क्या आप लोगों को फोग में कोई गैस के बबल्स वगैरह नजर आते हैं, गैस के? नो, नहीं नजर आते। क्या आपको उसमें कोई लिक्विड के ड्रॉपलेट्स नजर आते हैं? नहीं आते, बल्कि एक मिक्सचर सा नजर आता है लिक्विड और गैस का, कोई क्लियर उसकी अपीयरेंस नहीं होती, ठीक है। हर चीज़ को ब्लर कर देती है। तो इस तरीके का एक मिक्सचर, एक ऐसी स्टेट जिसको आप सुपर क्रिटिकल स्टेट कहते हैं, आप इतने मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप क्लियरली सेपरेट नहीं कर सकते कि ये लिक्विड है या फिर ये आप लोगों के पास गैस है। एक यूनिफॉर्म फेज होता है, होमोजीनियस टाइप सेम मिक्सचर होता है। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर दिस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। सो व्हेन वी टॉक अबाउट नेक्स्ट आवर सेकंड क्वेश्चन, अब हम दूसरे सवाल की बात कर लेते हैं। ये भी बड़ा आसान सा सवाल है, आई होप सो कि पहला आसान लगा होगा आप लोगों को। इन व्हाट वे इज प्लाज्मा क्रिएटेड इन अ फ्लोरेसेंट ट्यूब? ठीक है, आप लोगों ने बस थोड़ा सा फोकस करके बैठना, ये सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। इन वट वे, वट वे का मतलब होता है भाई कौन सा ऐसा तरीका है जब प्लाज्मा, प्लाज्मा आप लोगों के पास मैं अभी बता देती हूँ, जब आप प्लाज्मा को क्रिएट करें, पैदा कर सकते हो इन अ फ्लोरेसेंट ट्यूब, फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंदर। वैसे आपके माइंड में सवाल आता होगा, ये प्लाज्मा क्या होता है, फ्लोरेसेंट ट्यूब क्या होती है? तो फ्लोरेसेंट ट्यूब जो आप लोगों के पास होती है, ये आमतौर पर आपके स्कूल्स वगैरह में या आपने अपने घर में देखा होगा, वो जो एक लंबी लंबी लाइट की ट्यूब्स लगी होती हैं, ठीक है। फ्लोरेसेंट ट्यूब्स या फ्लोरेसेंट बल्ब्स होते हैं, ठीक है, जो एनर्जी सेवर्स वगैरह, या वो एक रिंग टाइप के बल्ब्स होते हैं, ठीक है। थोड़े पहले होते थे, अब तो हमारे पास एलईडी वगैरह बल्ब्स आ गए हैं, ठीक है। लेकिन फ्लोरेसेंट ट्यूब्स होती हैं, फ्लोरेसेंट लाइट्स होती हैं, हमारे पास फ्लोरेसेंट बल्ब्स होते हैं, उसके अंदर प्लाज्मा होता है, ठीक है। प्लाज्मा आप कह सकते हैं कि हमारे पास जो प्लाज्मा, आप ना मैटर की फोर स्टेट अभी तक पढ़ी होंगी, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, उसमें एक फोर्थ स्टेट आती है प्लाज्मा, ठीक है। ज़्यादातर प्लाज्मा वगैरह में आर्गोन वगैरह इस तरह की ना, आर्गोन एक वैसे गैस ही है, ये सारी चीज़ें उसमें इस्तेमाल हुई होती हैं। कुछ वेपर्स की फॉर्म में भी हमारे पास चीज़ें यूज़ होती हैं, आर्गोन वगैरह, बट प्लाज्मा इज़ अ फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, बस ये याद रख लें सिंपल प्लाज्मा को अपने लफ्ज़ों। प्यारे बच्चों, आप लोगों को प्लाज्मा और फ्लोरेसेंट ट्यूब का तो आइडिया हो गया होगा, लेकिन सवाल ये पूछा है उसने कि ऐसा कौन सा तरीका है जब आप फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंदर प्लाज्मा को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये आसान सा एक तरीका है कि प्लाज्मा इन अ फ्लोरेसेंट ट्यूब वही चीज़ है, या आप यूँ भी कह सकते हैं कि प्लाज्मा इज क्रिएटेड इन अ फ्लोरेसेंट ट्यूब व्हेन से असल बात शुरू हो रही है, जब क्या करेंगे आप लोग, इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू द गैस, इलेक्ट्रिक करंट को गैस में से क्या करेंगे, पास्ट करेंगे, मीन्स गुजारेंगे इनसाइड द ट्यूब, इनसाइड द फ्लोरेसेंट ट्यूब भी कर सकते हैं, ठीक है। पहली लाइन तो वही आई है ना कि प्लाज्मा क्रिएटेड इन अ फ्लोरेसेंट ट्यूब व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू द गैस। ये बात याद रखनी है कि जब भी आप इलेक्ट्रिक करंट जो है उसको पास करेंगे गैस में से, तब आप लोगों के पास प्लाज्मा प्रोड्यूस होगा। यानी कि आपको आप बात को थोड़ा सा समझिएगा, कोई लाइट बल्ब आपके रूम में लगा हुआ है, कोई ट्यूब आप लोगों के पास आपके रूम में लगी है, किसी भी टाइप का बल्ब है, एनर्जी सेवर है, एलईडी बल्ब है, या जो भी लाइट आपके रूम में लगी है, जब तक आप उसको इलेक्ट्रिसिटी नहीं देंगे, क्या वो खुद ऑन हो जाएगी? नहीं हो जाएगी। यही बात यहाँ पे समझनी है कि उस तरह अब एक थोड़ा सा ना वहाँ पे प्रोसेस हो रहा होता है, इट एक्साइट द गैस, गैस एक्साइट होती है एंड आयोनाइज द एटम, और एटम को आयोनाइज करती है, किसके एटम्स को, गैस के एटम्स को। आयोनाइज का मतलब होता है उसको आयंस में तब्दील करती है। अब आयंस, एटम्स, ये सब कुछ क्या है, आयंस में तब्दील करने का मतलब है ना कि वो उसको पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में चेंज करती है। आपको पता है पॉजिटिव वाले प्रोटॉन होते हैं, नेगेटिव चार्ज रखने वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इन सब चीज़ों में वो उसको आयोनाइज कर देती है, और गैस को भी एक्साइट करती है, आयोनाइज करती है एटम्स को, गैस के एटम्स को, ठीक है। और इस तरीके से हमारे पास एक ग्लोइंग प्लाज्मा प्रोड्यूस होता है, ठीक है। एक ग्लोइंग प्लाज्मा, एक ग्लो, एक लाइट सी प्रोड्यूस होती है। बहुत आसान और सिंपल सा सवाल है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, कोई चीज़ भी नहीं इस सवाल के अंदर है, बस इतनी सी बात है कि प्लाज्मा को हम फ्लोरेसेंट ट्यूब में कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। भाई इलेक्ट्रिक करंट की मदद से प्रोड्यूस कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को गैस में से गुजारना है। अब इलेक्ट्रिक करंट गुजरेगा, कोई ना कोई अपना रिएक्शन तो वहाँ पे दिखाएगा ना,
रिएक्शन ये दिखाएगा कि गैस में से गुजर रहा है, इज पास्ड थ्रू द गैस, इट एक्साइट द गैस, गैस में से गुजर रहा है, गैस को ही एक्साइट करेगा और जस्ट इतना सा काम करेगा, आयोनाइज कर देगा एटम्स को। अब आप कहेंगे भाई फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंदर ठीक है इलेक्ट्रिसिटी को पास करना, ये गैस कहाँ से आ गई? मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि प्लाज्मा वगैरह जब आप बात करते हैं तो इसमें आर्गोन वगैरह और आर्गोन, हीलियम, नियोन आर्गोन, ये सारी गैसेज हैं, सारी हेलोजेंस वगैरह में आती हैं, ग्रुप 7 से बिलोंग करती हैं, सारी गैसेज हैं। तो फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंदर गैस ऑलरेडी होगी, उसमें से जस्ट आपने इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कराना है। इलेक्ट्रॉन्स जो आप लोगों के पास है या गैस वगैरह जो है वो एक्साइट होगी, आयोनाइज हो जाएंगे एटम्स, तो क्या हो जाएगा? ग्लोइंग प्लाज्मा प्रोड्यूस हो जाएगा, दूसरे लफ्जों में लाइट प्रोड्यूस हो जाएगी। आपको ना थोड़ी सी हर चीज़ को कुछ भी करने के लिए एफर्ट करनी पड़ती है। आप कोई भी चूल्हा वगैरह या लाइव स्टोव जो भी आप लोग उसको घर में सिलेंडर वगैरह यूज़ करते हैं, क्या वो खुद ब खुद जल जाता है? थोड़ा सा सोचिएगा, ऐसा तो नहीं होता ना। आपको मैच बॉक्स की मदद से ठीक है, माचिस की वगैरह की मदद से आप उसको ऑन करते हैं, ठीक है, लाइटर वगैरह जो चीज़ भी आप लोग यूज़ करते हैं उसकी मदद से आप फ्लेम ऑन करते हैं, तब जाके गैस वगैरह या वो चीज़ जिसको आपने ऑन करना होता है वो जलना शुरू करती है। ऐसा ही होता है ना, ऐसा ही होता है। लाइट भी तभी प्रोड्यूस होती है जब उसको इलेक्ट्रिक करंट मिलता है। आप बटन स्विच ऑन करते हैं, आपका फ़ैन चलने लग जाएगा, आपकी लाइट ऑन हो जाएगी। ये तब थोड़ा बहुत कुछ आपको हाथ लगाना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज़ आप लोगों ने यहाँ पे याद रखनी है। सो हम जल्दी से अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आई होप सो कि पहले 2 क्वेश्चन आप लोगों को समझ नहीं बल्कि याद भी हो चुके होंगे अब तक। सो नेक्स्ट हमारा जो तीसरा सवाल है वो ये है कि मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्टडी इन बायोकेमिस्ट्री, जिसको हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। बायो जहाँ पर भी आए, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये छोटी छोटी टर्म्स होती हैं कि बायो जहाँ पर भी आए इसका मतलब होता है लाइफ, ठीक है। अब केमिस्ट्री के अंदर भी आप कहते हो कि भाई यहाँ पर भी लाइफ आ गई है, बायो में ही लाइफ पढ़ते थे, ठीक है। केमिस्ट्री और बायो दोनों थोड़ी बहुत काफ़ी हद तक रिलेट करती हैं, लाइक फिजिक्स और मैथ्स की तरह। बायोकेमिस्ट्री और ऑर्गेनिक इन नेचर, वो कहते हैं कि बायोकेमिस्ट्री ऑर्गेनिक इन नेचर है। ये सारी आगे चीज़ें क्लियर होंगी। वेयर डज द डिफरेंस एग्जिस्ट इन ऑर्गेनिक एंड बायोकेमिस्ट्री ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, वो कहते हैं क्या एक डिफरेंस, क्या एक फ़र्क एग्जिस्ट करता है ऑर्गेनिक के अंदर और बायोकेमिस्ट्री के अंदर। बोथ आर द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, नो डाउट ऑर्गेनिक एंड बायोकेमिस्ट्री बोथ आर ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, बट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम, क्या फ़र्क आता है बायोकेमिस्ट्री के अंदर या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ये भी बड़ा आसान सा सवाल है, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। यहाँ पर हम सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देख लेते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देखने के बाद हम यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री को भी देखेंगे, ठीक है। डिफरेंस है ना, जब भी डिफरेंस की बात आए ना तो आपने कोशिश करनी है बस लाइन लगा के 2-4 पॉइंट इधर लिखने, 1-2 पॉइंट इधर लिखने, ये अच्छा इंपैक्ट पड़ता है डिफरेंस का, पता चलता है भाई बच्चे ने इसको सही तरह से ना डिफरेंस इसका किया है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आप लोग क्या देखते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील्स विद कार्बन कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जहाँ पर भी आए, ठीक है, केमिस्ट्री में आए या बायो के अंदर आए, आप वहाँ पर कार्बन कंपाउंड्स को डील करते हैं। कार्बन कंपाउंड्स को, बिल्कुल, कैसे? कार्बन कंपाउंड्स का मतलब ब्रैकेट में वो आपको कह रहा है हाइड्रोकार्बन्स को एंड देयर डेरिवेटिव्स को। अब आप कहेंगे हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? हाइड्रो लफ्ज हाइड्रोजन से निकला है, कार्बन लफ्ज कार्बन से निकला है। मतलब कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप जिन कार्बन कंपाउंड्स को डील करते हैं बेसिकली वो हाइड्रोकार्बन्स होने चाहिए। बेसिकली उनके पास हाइड्रोजन और कार्बन दोनों चीज़ें होनी चाहिए। हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, और हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स भी। डेरिवेटिव का मतलब है कि अगर आपने हाइड्रोकार्बन से मज़ीद कोई चीज़ें बनाई हैं, ठीक है, मज़ीद उनसे जो कुछ डिराइव किया है वो सब चीज़ें भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर डिफाइन कर रहे होते हैं या डील कर रहे होते हैं। जैसे आप लोग फिजिक्स वगैरह में डेरिवेशन करते हैं ना, जस्ट एक डेफिनेशन पे बात थोड़ी ख़त्म हो जाती है, आपको एक पेज की काफ़ी हद तक 10-10 लाइनों में डेरिवेशन करनी पड़ती है। तो डेरिवेशन का मतलब क्या है कि आप उसी चीज़ को ड्राइव कर रहे होते हैं ना, जो आपका टॉपिक होता है, ठीक है। जैसे आपका कूलम्स ला है तो आपको कूलम्स ला कोई मज़ीद डिराइव करना पड़ेगा, तो हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव भी इसी से डिराइव किए होते हैं, हाइड्रोकार्बन से ही, वो भी उसमें भी हाइड्रोजन और कार्बन ही होती है। एक्सक्लूडिंग, जिसके अंदर आप लोगों ने एक्सक्लूड करना है सिंपल साल्ट्स को, ठीक है। मतलब अगर आप लोगों के पास सिंपल साल्ट्स है ना, आप उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एक्सक्लूड करेंगे, मतलब आप उसको इंक्लूड नहीं कर सकते। लाइक आपको वो एग्जांपल से कहता है कार्बोनेट्स जो आप लोगों के पास होते हैं, इसका फार्मूला होता है CO3, ठीक है। आप कार्बोनेट्स को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अब CO3 है, वैसे भी इसमें हाइड्रोजन नहीं है, तो दीज आर नॉट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिकॉज दे आर नॉट हाइड्रोकार्बन्स, दे आर नॉट कंटेन हाइड्रोजन एंड कार्बन। द फार्मूला ऑफ कार्बोनेट इज CO3, like I know you understand well. बाइकार्बोनेट्स HCO3, आप कहती होंगे कि भाई बाइकार्बोनेट में HCO3 हाइड्रोजन आ गया, कार्बन भी आ गया, फिर भी हम इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्यों कंसिडर नहीं कर सकते? उसकी एक रीज़न है
क्योंकि कार्बोनेट्स या बायकार्बोनेट्स हो या साल्ट्स वगैरह, और साल्ट्स वगैरह को उसने शुरू में ही आपको बताया कि आपने क्या करना है, एक्सक्लूड करना है, आप उसको इंक्लूड नहीं कर सकते। ऑक्साइड्स वगैरह जो आप लोगों के पास होते हैं, ऑक्साइड आप लोग फेरिक ऑक्साइड कह सकते हैं, बहुत सारे ऑक्साइड्स आप लोगों के पास होते हैं, आयरन ऑक्साइड Fe, ठीक है, Fe2O3 जिस तरीके का आप लोगों के पास होता है, जिसको आप आयरन वगैरह या रस्टिंग वगैरह कह सकते हैं। ये लोहे वगैरह को जंग लग जाता है, असल में वहाँ पे ऑक्सीजन वगैरह आती है, और ऑक्सीजन किस में होती है, हमारी हवा में होती है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के पास, कार्बाइड्स वगैरह आप लोग इसमें कंसीडर कर सकते हैं। कार्बाइड्स वगैरह में भी कार्बन होती है बट हाइड्रोजन नहीं होती। डेट्स वाई आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जस्ट डील करते हैं हाइड्रोकार्बन्स को या फिर उनके डेरिवेटिव्स को। नेक्स्ट लाइन आप लोगों को वो ये कहता है कि इट स्टडीज़ द स्ट्रक्चर, आप इसमें स्टडी करते हैं, ठीक है, किस किस चीज़ को आप स्टडी करते हैं, स्ट्रक्चर को। स्ट्रक्चर होता है साख्त वगैरह। लेकिन अगर आप हाइड्रोकार्बन्स की बात करें तो हाइड्रोकार्बन्स के कार्बन के तो वैसे ही बड़ी लंबी लंबी चेन्स होती हैं, बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं। यहाँ पर मैंने दो ना स्ट्रक्चर ड्रा किए हैं जिसको आप हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, ठीक है। असल में ये जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है आप ये सेकंड ईयर में जाके पढ़ते हैं, बड़ी डिटेल के साथ, बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्स होते हैं वहाँ पर, ठीक है, लेकिन आसान होते हैं। इस तरीके का ना आप लोगों के पास क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जैसे कि ये है। अब ये एक स्ट्रक्चर है, ये हेक्सेन है, ये मीथेन है, 4 कार्बन जिसके अंदर आप लोगों के पास जिसका फार्मूला होता है ना CH4, ठीक है, 4 हाइड्रोजन और 1 कार्बन होती है। आमतौर पे घरों में जो गैस वगैरह आप लोग यूज़ कर रहे होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाई जाती है। ये आप लोगों के पास हेक्सेन है। इस तरीके के स्ट्रक्चर वगैरह सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं। यहाँ पर आप लोगों को क्लियर भी हो रहा होगा हाइड्रोकार्बन्स को, हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी है, दोनों चीज़ें हैं ना, ये होती हैं हाइड्रोकार्बन, जिसमें हाइड्रोजन भी हो और कार्बन भी हो, जिसको आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। स्ट्रक्चर्स को, फॉर्मेशन को, किस तरीके से वो फॉर्म हुए हैं, प्रॉपर्टीज़ को, उनकी खसूसियात को। जैसे अगर हम सिर्फ सिंपल वाटर की बात करें तो वाटर की भी तो प्रॉपर्टी होती है खास। इसका मतलब जस्ट ये होता है कि जैसे वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, वहाँ पर पानी फ्रीज़ होना शुरू कर देता है, मतलब बर्फ़ में चेंज होना शुरू कर देता है, बर्फ़ वगैरह बनने लग जाती है। तो हर चीज़ की कोई ना कोई प्रॉपर्टी होती है। इस तरीके से इन कंपाउंड्स की भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो हम हाइड्रोकार्बन्स देखते हैं इनकी भी प्रॉपर्टीज़ होती है। कंपोजिशन भी होती है कि ये किस चीज़ से कंपोज हुए हैं। कंपोजिशन मतलब होता है कि ये किस चीज़ से मिलकर बने। जैसे कि अगर हम एग्जांपल कर दूँ आपको वाटर की H2O, तो H2O जो आप लोगों के पास वाटर होता है, जैसे कि वाटर का फार्मूला होता है H2O, ठीक है। अगर आप इस फार्मूला को देखें वाटर के तो पता चलता है वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। यही तो वाटर की कंपोजिशन है जो आपको हाइड्रोकार्बन्स के अंदर या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी देख रहे होते हैं। साथ में रिएक्शंस, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स के मतलब आप रिएक्शंस देख रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्शंस होते हैं, लेकिन हर रिएक्शन के अंदर जो भी आप कंपाउंड ले रहे हैं वो कार्बन कंटेनिंग होगा, उसके अंदर कार्बन तो मस्ट होगी। ये आप लोग देखेंगे जब आप सेकंड ईयर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले चैप्टर्स देखेंगे ना, तकरीबन ऑलमोस्ट 7 चैप्टर्स होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, और वहाँ पे हर रिएक्शन छोटा है, बड़ा है, ठीक है, 1 लाइन का, 2 लाइनों का, जितना भी रिएक्शन है सब में कार्बन मस्ट होगा। कार्बन के बगैर वो रिएक्शन नहीं आप करवा सकेंगे। जैसे कंबशन वगैरह होती है, जानते हैं ना, कंबशन वगैरह आग जलने का जो प्रोसेस होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे आप लोगों के पास CO2 भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है, तब जाके इस तरीके के और भी बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं जिसमें कार्बन मस्ट होती है। ये सब कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। सिंपल सी आपने ये वाली चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट हम बायोकेमिस्ट्री में देख लेते हैं क्या होता है। बायोकेमिस्ट्री, बायो का मतलब भी होता है लाइफ, ये डील्स करती है केमिकल सब्सटेंसेस को। केमिकल सब्सटेंसेस आप लोगों के प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं। एंड वाइटल प्रोसेसेस वो प्रोसेसेस होते हैं जो अकरिंग होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, मतलब जानदारों के अंदर पाए जाते हैं। जैसे कि डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ये हमारे दरमियान, हमारे अंदर होने वाले प्रोसेसेस हैं, जिस वजह से हम इनको वाइटल प्रोसेसेस कहते हैं। वाइटल का मतलब भी क्या होता है, अहम। नेक्स्ट आप लोग के पास सेकंड पॉइंट है कि इट स्टडीज़, हम इसमें स्टडी करते हैं वही बात, स्ट्रक्चर को देखेंगे, फंक्शन को देखेंगे, किसके, मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ के। मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ आप कहेंगे वो क्या चीज़ होती है, वो सच एज आप लोगों को एग्जांपल दे के क्लियर भी कर है। जैसा कि प्रोटीन्स वगैरह आप जानते हैं, प्रोटीन्स हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, एक वाइटल रोल प्ले कर रही होती है। किस तरीके से हमारे नेल्स, हमारी स्किन, हमारे हेयर्स, सबको प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो कि हमें मीट वगैरह से, एग्स वगैरह से मिलती है, दूध वगैरह, इन सब चीज़ों से। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे लिए एनर्जी का सोर्स होते हैं, जो आपको वेजिटेबल्स वगैरह से, राइस वगैरह से मिलते हैं। लिपिड्स हमारे पास जो होते हैं ये ऑयल्स वगैरह होते हैं, फैट्स वगैरह होती हैं। न्यूक्लिक एसिड आप लोगों के पास जो है ये ऑयली चीज़ों से मिलते हैं, ठीक है। जैसे डिफरेंट चीज़ों से जो हमें ऑयल्स वगैरह, जैसे कोकोनट ऑयल या इस तरीके की जितनी भी ऑयली और भी चीज़ें हो सकती हैं वो सब लिपिड्स वगैरह में कंसिडर होती है। न्यूक्लिक एसिड हमारी तमाम तर DNA, RNA हमारी इनहेरिटेंस, ठीक है, विरासत वगैरह से, जेनेटिक्स वगैरह से रेलिवेंट चीज़ें होती हैं, जिसमें RNA, DNA, ठीक है, क्रोमोसोम वगैरह, ये सब चीज़ें आप लोग देख रहे होते हैं, विच इज़ होल अबाउट न्यूक्लिक एसिड के अंदर ये सब कुछ आता है। 4 क्वेश्चन आप लोगों के पास यहाँ पे आपका ये है, गिव द रीज़न ऑफ ब्रिलियंस शोज बाय डायमंड, कि जो डायमंड है वो क्यों शो करता है ब्रिलियंस को। आप कहेंगे ब्रिलियंस क्या होता है, ब्राइटनेस,
चमक को, आपको पता है डायमंड इतना महंगा क्यों होता है? उसकी चमक बहुत ज़्यादा होती है, वो बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है, उसकी ब्रिलियंस बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। कैन यू इम्प्रूव इट, क्या आप उसकी ब्रिलियंस को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं? किस तरीके से? रीज़न आपको दी गई है यहाँ पर। द रीज़न इज़ डैट, वजह ये है कि इट हैज़ हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। बहुत ज़्यादा हाई का मतलब है काफ़ी ज़्यादा हद तक ज़्यादा होता है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब आप कहेंगे ये क्या चीज़ होती है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट हो सकता है, जैसे वाटर का भी होता है, एयर का भी होता है, डायमंड का भी होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है कि जब कोई चीज़ किसी भी चीज़ पर आकर पड़ती है तो वो वहाँ से बेंड कैसे होती है। अब वाटर वगैरह है, स्विमिंग पूल के अंदर जो भी वाटर है, लाइक आपको एग्जांपल दे रही हूँ, वहाँ पे लाइट आके पड़ेगी पानी पर तो वो किस तरीके से बेंड हो रही होगी, कितने एंगल पर बेंड हो रही होगी, वो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। यानी कि अगर हम एयर की बात करें तो हमारी साउंड जो है वो एयर में से प्रोड्यूस होती है ना, लेयर्स की फॉर्म में हमारी साउंड हमें बाद में सुनाई भी देती है, तो ये सब कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वजह से होता है। बट यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आप जस्ट इतना याद रख लें कि डायमंड जो है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। बेंडिंग लाइट टू क्रिएट स्पार्कल, वही बेंडिंग लाइट जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से बेंड होगी, बेंड होने का मतलब है मुड़ना, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से, जैसे ये एक समझ लें क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। यहाँ पर एक लाइट पड़ी या कोई भी स्विमिंग पूल है, ठीक है, जिसमें पानी है, यहाँ पर लाइट पड़ी, यहाँ से ऐसे बेंड हो गई, वापस चली गई, ये बेंडिंग ऑफ लाइट होता है। किसी भी चीज़ से, किसी भी सरफेस से टकरा कर किसी भी चीज़ का वापस हो जाना, दिस इज़ बेंडिंग लाइट। ये जो लाइट बेंड होगी ये क्रिएट करेगी स्पार्कल को। स्पार्कल का मतलब क्या है? वहाँ पे रोशनी, वहाँ पे लाइट प्रोड्यूस करेगी, ब्राइटनेस प्रोड्यूस करेगी, एंड लाइट साथ में वो लाइट कह रहा है रिफ्लेक्ट्स द मल्टीपल टाइम्स। और कोई एक बार नहीं होगा कि लाइट आएगी, रिफ्लेक्ट होगी, चली जाएगी, मल्टीपल टाइम्स, कई बार ऐसा होगा कि लाइट वहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, बेंड होगी, वापस जाएगी। इनसाइड इट, डायमंड के अंदर की बात कर रहा है वो। इंक्रीजिंग इट्स शाइन, जिसके नतीजे में क्या होगा? उसकी शाइन बढ़ेगी, उसकी चमक बढ़ेगी। ज़ाहिर बात है जब लाइट आई, पड़ी, वापस गई, तो उसके नतीजे में क्या होगा? उसकी जो ब्राइटनेस है, जो उसकी शाइन है, ठीक है, जो उसकी चमक है, वो बढ़ जाएगी। प्रिसाइज कटिंग, प्रिसाइज का मतलब होता है एग्जैक्ट, एक्यूरेट कटिंग जो होगी। इन्हांस का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बढ़ाएगी, ठीक है, इम्प्रूव करेगी, इंक्रीज़ करेगी, किसको? लाइट रिफ्लेक्शन को। मतलब लाइट जो रिफ्लेक्ट हो रही है, जो वापस जा रही है, अगर आप उसने एक अच्छी कटिंग की होगी ना, जैसे कि डायमंड ही है, अब डायमंड की कटिंग से ही वो उसको एक, जैसे रिंग के अंदर अगर कोई भी लाइक रिंग, अगर कोई रिंग है उसके अंदर डायमंड लगा हुआ है तो वो कटिंग के जरिए लगा हुआ है। अगर कटिंग करने वाले तो उसकी प्रिसाइज बड़े अच्छे तरीके से कटिंग की है तो वहाँ पे उसकी चमक भी बहुत ज़्यादा होगी। ये सब कुछ मतलब जो लाइट रिफ्लेक्शन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। एंड इन्हांस देयर स्पार्कल, और उसकी स्पार्कल में भी बेहतरी आएगी। मतलब कटिंग की वो बात कर रहा है, अगर प्रिसाइज कटिंग की है डायमंड की तो उसकी लाइट रिफ्लेक्शन भी अच्छी होगी, जिसके नतीजे में अच्छी लाइट प्रोड्यूस होगी, अच्छी स्पार्क जो है वो प्रोड्यूस होगी, ठीक है। इट डिस्पर्स लाइट इनटू कलर्स, बेसिकली वो डिस्पर्स कर देगा, फैला देगा लाइट को कलर्स के अंदर। एडिंग अ रेनबो इफेक्ट, ऐसे लगेगा जैसे रेनबो इफेक्ट है। रेनबो आपने देखी हो तो उसमें डिफरेंट कलर्स होते हैं, ठीक है, 7 कलर्स की रेनबो होती है। लाइक अगर आपने प्रिज्म देखा हो, प्रिज्म इस तरह ट्रायंगुलर शेप होता है, वैसे उसकी 3 साइड्स होती हैं, तो उसके अंदर भी क्या होता है, आप लोगों को डिफरेंट कलर्स नज़र आ रहे होते हैं। इस तरीके से लाइट के रिफ्लेक्शन से कलर्स डिस्पर्स होते हैं, लाइट जो है वो कलर्स में ऐसे फैल जाती है। जैसे कि पानी, कभी आपने वाटर के ऊपर कभी लाइट को देखा हो तो उसमें भी बहुत डिफरेंट येलो और इस टाइप के कलर्स आ रहे होते हैं, लाइट वहाँ पर भी। या ऑयल्स वगैरह आप लोगों ने कभी देखे हो पानी के ऊपर, तो उसमें भी लाइट वगैरह आपको नज़र आती है। ये सारा इफेक्ट यहाँ पे वो बात कर रहे हैं। वैसे तो ऐसे कोई रेनबो बनी हो, इतने ज़्यादा कलर्स का ऐसे आप लोगों को रेनबो की तरह नज़र आ रहा होता है कलर। नेक्स्ट वो आप लोगों को कहता है कि आप इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, बेहतर कैसे कर सकते हैं मज़ीद। तो आप लोगों के पास यहाँ पर लिखा हुआ है कि येस, जी हाँ, द ब्रिलियंस ऑफ अ डायमंड, आप डायमंड की ब्रिलियंस को, उसकी चमक को बेहतर कर सकते हैं, कैन बी इम्प्रूव्ड बाय प्रॉपर कटिंग, कटिंग अच्छे तरीके से करनी है, एंड पॉलिशिंग, और आपने उसको पॉलिश करना है, ठीक है। पॉलिशिंग के बाद 2 लिखा हुआ है, इन्हांस लाइट रिफ्लेक्शन, ताकि आप लाइट की जो रिफ्लेक्शन है, जो लाइट बेंट हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, उसको इन्हांस कर सके, उसको बेहतर कर सके, अच्छा कर सके, इम्प्रूव कर सके। रिमूविंग इम्प्योरिटीज़ टू इम्प्रूव क्लियरिटी, कि आपने इम्प्योरिटीज़ को भी वहाँ से निकालना है ताकि आप जो उसकी क्लियरिटी है, जो उसकी इसका मतलब होता है शफाफियत, कि वो कितनी शफाफ है, कितनी पाकीज़ा है, बिल्कुल साफ सी, ठीक है। इतनी आप लोगों ने उसकी इम्प्योरिटीज़ को वहाँ से रिमूव करना है कि वो बिल्कुल साफ़ हो, जैसे पानी वाइट होता है ना, इतना उसको आपने अच्छे तरीके से इम्प्रूव कर लेना है, इम्प्योरिटीज़ को निकाल कर। रेगुलर क्लीनिंग करनी है आप लोगों ने उसकी, टू रिमूव डर्ट, ताकि आप वहाँ से डर्ट वगैरह को, मट्टी वगैरह को रिमूव कर सकें, या कोई ऑयल्स वगैरह है। ये सारा कुछ डायमंड के केस में हो रहा है कि आपने ये सब कुछ करना है जिससे उसकी हम चमक को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
अब जो हमारे पास क्वेश्चन है नेक्स्ट, ये सारे बहुत ईजी हैं। आपने इसमें एक एक पॉइंट समझना है और उसके बाद आप लोगों को ये सारे सवाल बहुत आसान लगेंगे। अब हम इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि एक्सप्लेन द डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर। इसका मतलब पता है क्या है कि सोडियम क्लोराइड पानी में इतनी ईजिली डिसोल्व कैसे हो जाता है, इसको आपने एक्सप्लेन करना है। बहुत आसान सा इसका जवाब है। आप सोडियम क्लोराइड जो है ना, इसका फार्मूला होता है NaCl। ये आप लोगों के पास कॉमन साल्ट होता है, टेबल साल्ट होता है, वाइट कलर का साल्ट होता है, जो आमतौर पर आप अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं ना, जो नमक वगैरह वाइट कलर का होता है, उसी की बात कर रहा है वो। वैन NaCl इज़ एडिड इन वाटर, आप समझ लें कि आपके घर में जो भी आप नमक इस्तेमाल करें ना वाइट कलर का, जिसको आप कॉमन साल्ट, टेबल साल्ट कहते हैं, आपने इसको पानी में ऐड करना है। बेशक इसको करके भी देख लीजिएगा और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आपने पानी में, या कभी किया भी होगा आप लोगों ने घर में, जब आप लेमनेड वगैरह नींबू पानी बना रहे हो तो तब भी हम इसको ऐड करते हैं, या वैसे भी डेली लाइफ में हमारी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इट डिज़ोल्व रीडली, ये बहुत जल्दी डिज़ोल्व हो जाता है। रीडली का मतलब होता है ईजीली, विदाउट एनी डिफ़िकल्टी, क्विकली, बहुत तेज़ी से, बगैर किसी आपको मुश्किल पेश आए, बड़ी आसानी से, जल्दी से पानी में जाते साथ डिज़ोल्व हो जाता है। बिकॉज रीज़न पता है क्या है, अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है ना इसके आयंस के दरमियान, आयंस से मुराद वो आप लोगों को यहाँ पर NaCl की बात कर रहा है। आप यहाँ पे Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की भी बात कर सकते हैं, गलत नहीं होगा। NaCl लिखें या Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव लिखें, एक ही बात है। आयंस की बात हो रही है इसकी, और आयन आपको पता है ना पॉजिटिव और नेगेटिव ही होते हैं, कैटाइन और एनाइंस, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं कि जो अट्रैक्टिव फोर्सेज है ना इसके आयंस के दरमियान, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के दरमियान, या NaCl के दरमियान, जो आप लोगों के पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, उसकी वजह से ये इजीली डिसॉल्व हो जाता है। पोलर मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, वाटर को कह रहा है कि अगर हम पोलर मॉलिक्यूल्स की बात करें, लाइक वाटर की बात करें, वाटर का फार्मूला होता है ना H2O, मीन्स उसमें आप लोगों के पास क्या होता है, एक हाइड्रोजन होता है, ठीक है, और ऑक्सीजन की बात होती है। H2O, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है। आपने अगर हम मैग्नेट को देखा होगा, मैग्नेट के दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल, और अगर दोनों, अगर आप समझ लें, एक आपके राइट हैंड में मैग्नेट हो, एक लेफ्ट हैंड में मैग्नेट हो, आपने थोड़ा सा डिस्टेंस रखा तो वो कैसे अट्रैक्ट करेंगे, बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उनके दरमियान खींचने की एक दूसरे को कुव्वत होगी, जिस वजह से वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। इस तरीके से वाटर भी एक पोलर मॉलिक्यूल होता है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स के जैसे जुड़े होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग उनमें होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, सब बॉन्डिंग से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है वाटर के दरमियान। और स्ट्रॉन्ग, वो कहते हैं यही बात है कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है, पहली बात तो वो पोलर है, दूसरी बात है कि वो स्ट्रॉन्ग है इनफ टू ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्सेज, इतने स्ट्रॉन्ग है इनफ टू ओवरकम कि वो हाली पा सकते हैं, काबू पा सकते हैं अट्रैक्टिव फोर्सेज के दरमियान। किन के अट्रैक्टिव फोर्सेज के दरमियान? बिटवीन द Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। ठीक है, ये बात यहाँ से यहाँ तक थोड़ी सी आपने समझनी है, लेकिन है बहुत ज़्यादा आसान कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दोनों के दरमियान है। आपने एक बात याद रखनी है, आप कहेंगे कि Na पॉजिटिव या Cl नेगेटिव हो या H2O हो, ठीक है, वाटर का हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो या ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, चार्जेस तो दोनों में है। फिर ये स्ट्रोंगर और वीकर की क्या बात यहाँ पर हो रही है? वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, वाटर की बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग वाटर रखता है, लेकिन Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते। डेट्स वाई जब आप साल्ट वगैरह को पानी में ऐड करते हैं तो इसकी बॉन्डिंग टूट जाती है, वाटर की बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, और ये इजीली उसके अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। ये एक लाइन के अंदर आप लोगों ने इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास यहाँ पर ये है कि वाई डू डिफरेंट कंपाउंड्स हैव डिफरेंट सोलिबिलिटीज़ इन, पास क्या होता है, डिफरेंट सोलिबिलिटीज़ होती है वाटर के अंदर एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर, एक ख़ास टेम्परेचर पर। ठीक है, पार्टिकुलर टेम्परेचर से मुराद एक खास टेम्परेचर, जैसे कि जिस तरीके से आपका रूम टेम्परेचर होता है, ठीक है, उसको आप क्या कहते हैं, उसको आप पार्टिकुलर टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, नॉर्मली जो हमारा पार्टिकुलर टेम्परेचर या जो एक खास टेम्परेचर रूम टेम्परेचर माना जाता है, चाहे केमिस्ट्री में, बायो के अंदर, वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। रीज़न आप लोगों के पास ये है कि डिफरेंट कंपाउंड्स, जाहिर बात है कंपाउंड्स डिफरेंट तरह के होते हैं, लाइक आप समझ लें साल्ट की बात कर लें, शुगर की बात कर लें, ऑयल्स वगैरह की बात करें, तीनों चीज़ें डिफरेंट हैं, डिफरेंट सोलिबिलिटीज़ होंगी उनके वाटर के अंदर एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर, एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर, मतलब उतने टेम्परेचर पर जो आपके रूम का टेम्परेचर है, जिस रूम के अंदर आप लोग बैठे हुए हैं, उस टेम्परेचर पर भी डिफरेंट कंपाउंड्स के वाटर में सोलिबिलिटी डिफरेंट होगी। आप अपने पास तीन चीज़ों को रखें, आप अपने पास शुगर को लें, साल्ट को लें और ऑयल को लें, तीनों को पानी में डिजोल्व करके देखें, साल्ट फ़ौरन हो जाएगा, शुगर थोड़ा सा टाइम लेगी, इतना इजीली डिजोल्व नहीं होगी जो चीनी में पानी के अंदर है, और ऑयल वो तो बिल्कुल भी फ्लोट नहीं करेगा, वो पानी जो के ऊपर ऑयल जो है फ्लोट करने लग जाएगा, क्योंकि वो डेंसिटी का फ़र्क आता है, उसकी डेंसिटी कम होती है, पानी की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो ऑयल ऊपर तैरने लग जाता है, फ्लोटिंग करना शुरू कर देता है।
इसी तरीके से फिर वो आप लोगों को कहता है कि बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, कि उनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेज जो कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेज हैं, चाहे वो अट्रैक्शन की फोर्सेज हैं, चाहे वो रिपल्शन की फोर्सेज हैं, उसके दरमियान एक फ़र्क आता है, एक डिफरेंस आता है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के जो आप लोगों की वो बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स के जो कंपाउंड्स के जो या मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स हैं या कंपाउंड्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान डिफरेंट फोर्सेज होंगी। वो डायपोल डायपोल फोर्सेज हो सकती हैं, वो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज हो सकती हैं। ये थोड़ा बहुत हमारे दरमियान ना फोर्सेस का फ़र्क आता है, जिसकी वजह से हर चीज़ की सोलिबिलिटी पर भी फ़र्क आता है। आपने एक बात याद रखनी है, लाइक डिसोल्व लाइक, ठीक है, लाइक डिसोल्व लाइक, ये केमिस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कि जो चीज़ जैसी होगी वो वैसे ही अपने अंदर चीज़ों को डिसोल्व करेगी, ठीक है। लाइक पोलर पोलर में, नॉन पोलर में जाकर ही डिसोल्व होंगे। इस क्वेश्चन के अंदर यही सब कुछ था। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, वाई NaCl कैन नॉट बी क्रिस्टलाइज फ्रॉम वाटर जस्ट लाइक KNO3। वो कहता है KNO3 को ना हम पोटाशियम नाइट्रेट कहते हैं, वैसे पोटाशियम नाइट्रेट। वो कहते हैं कि पोटाशियम नाइट्रेट की तरह NaCl विच इज़ सोडियम क्लोराइड, टेबल साल्ट, कॉमन साल्ट, ये क्रिस्टलाइज क्यों नहीं हो सकता। क्रिस्टलाइज का मतलब आपने कहना है कि अगर आपने NaCl को एक दफ़ा पानी में डिसोल्व कर लिया तो क्या दोबारा उसको उसके वैसे क्रिस्टल्स आपको मिल सकते हैं। नो, इतना आसान नहीं है। एक पॉइंट आएगा, मिल भी जाएंगे, बहुत एफर्ट करनी पड़ेगी, बहुत टाइम लगेगा, तब जाके ये होगा। लेकिन पोटाशियम नाइट्रेट जो है इसको आप डालेंगे तो फ़ौरन से आपको क्रिस्टलाइज फॉर्म में मिल जाएगा। अब रीज़न आपको वो बताता है, बड़ी आसान सी एक पॉइंट के अंदर रीज़न है कि NaCl सोडियम क्लोराइड कैन नॉट बी क्रिस्टलाइज फ्रॉम वाटर। आप वाटर से इसको क्रिस्टलाइज का मतलब क्या होता है, क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स मतलब क्या होता है इसका, जैसे आप लोगों ने चीनी वगैरह के क्रिस्टल्स देखे होंगे, चीनी वगैरह के, शुगर के, साल्ट के भी देखे होंगे, कितना बारीक सा होता है। लेकिन जो आप लोगों के पास शुगर होती है उसके कैसे ऐसे चौकोर से, ठीक है, स्केयर के फॉर्म में आप लोगों को क्रिस्टल्स नजर आते हैं। दिस इज़ क्रिस्टलाइज फॉर्म ऑफ शुगर, मैंने आपको एग्जांपल दी है। लेकिन वो कहता है कि साल्ट आपको ऐसे क्रिस्टलाइज फॉर्म में नहीं मिलता। पोटाशियम नाइट्रेट इज़ अ साल्ट, पोटाशियम नाइट्रेट भी एक साल्ट है, बट ये मिल जाता है, NaCl नहीं मिलता। क्या रीज़न है, रीज़न आपको बता रहे हैं। इन द सेम वे एज पोटाशियम नाइट्रेट, बिकॉज वजह सिर्फ पता है क्या है कि NaCl हैज़ हायर सोलिबिलिटी इन वाटर। NaCl जो है वो हाई सोलिबिलिटी रखता है वाटर में, क्योंकि उसके पास Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव है, दोनों के दरमियान एक ऐसी फोर्स है जो उसको वाटर में इजीली डिसॉल्व कर देगी, और वाटर के पास भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। एंड डज़ नॉट हैव कन्वीनियंट टेम्परेचर रेंज। कन्वीनियंट का मतलब होता है कि आप लोगों के पास, स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आप लोगों के पास लफ्ज़ आया है कन्वीनियंट का, इसका मतलब आप लोगों को ये कह रहा है कि जितनी भी आप टेम्परेचर की रेंज की कोशिश कर लेना, जितना भी आप, कन्वीनियंट का मतलब होता है कि एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर आपको लगे कि अब आप क्रिस्टलाइज फॉर्म ले सकते हैं, तो तब भी जाकर इन द केस ऑफ NaCl ऐसा कोई कन्वीनियंट टेम्परेचर रेंज नहीं है जब आपको ये क्रिस्टलाइज मिले। बल्कि क्या होगा, आपको सारे का सारा पानी जिसमें आप लोगों ने साल्ट वगैरह को डिसॉल्व किया है, वो सारा पानी आप एवेपोरेट करवाएंगे, फिर आपको वो जो सॉलिड फॉर्म में, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में होता है ना NaCl, फिर जाके आप लोगों को ये मिलेगा। जब आप लोग सारे का सारा पानी एवेपोरेट करा लेंगे तो कितना मुश्किल काम है। आपने एक गिलास पानी में अगर NaCl की हाफ टेबल स्पून ऐड किया है, तो जब तक वो सारा पानी ड्राई नहीं हो जाता तब जाके आपको वो क्रिस्टलाइज मिलेगा। टेम्परेचर मैटर नहीं करता, यही बात वो कह रहा है। डज नॉट हैव कन्वीनियंट टेम्परेचर रेंज फॉर क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। बाकी सबके केसेस में ऐसा होता है कि आप थोड़ा बहुत टेम्परेचर, आप लोगों के पास इतना ज़्यादा नहीं होता, आप टेम्परेचर देते हैं और आपको इजीली, जैसे KNO3 में आप लोगों के पास एक ऐसा केस है, आप लोगों को इजीली क्रिस्टल मिल जाते हैं, बट NaCl में इतना आसान नहीं होता। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वाई ग्रेफाइट इज स्लिपरी टू टच, कि जो आप लोगों के पास ग्रेफाइट होता है ये ज़्यादा इतना स्लिपरी टू टच क्यों होता है। स्लिपरी का मतलब होता है ना कि कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा, जैसे अगर आप फ्लोर पे चल रहे हैं तो आपका पाँव वहाँ से स्लिप हो जाए, वहाँ पे फ्रिक्शन का आता है केस, फ्रिक्शन लेस, ठीक है, वहाँ पे फ्रिक्शन जो है वो आप लोगों के पास इतनी ज़्यादा कम होगी ताकि आप लोग ईजिली वहाँ से स्लिप हो जाएँ, ठीक है। स्लिपरी का मतलब ऐसा होता है कोई भी चीज़ है जो आपको टच करने में बहुत ज़्यादा स्मूथ या स्लिपरी लग रही है, तो आप समझ लें कि उसमें फ्रिक्शन कम है, ठीक है। कुछ सर्फेसेस होती है ना जो बहुत खुरदरी सी होती हैं, आपको वैसे भी उस पर जो आप लिख भी रहे हो या कोई काम कर रहे हो तो आपको मुश्किल पेश आती है, तो वो स्लिपरी, उसमें वहाँ पर फ्रिक्शन ज़्यादा होती है। ये आप लोगों को आगे थोड़ा सा क्लियर भी हो जाएगा कि ग्रेफाइट इतना स्लिपरी क्यों होता है, ठीक है। सवाल ये है ग्रेफाइट इतना स्लिपरी क्यों होता है। स्लिपरी मैंने जस्ट आप लोगों को समझाया है। विच प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेफाइट इनेबल्स इट टू बी यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट। वो कहते हैं कि ग्रेफाइट की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है, इनेबल इट, जो उसको इस काबिल बनाती है टू बी यूज, कि उसको इस्तेमाल किया जाए एज अ लुब्रिकेंट। आप उसको एज अ लुब्रिकेंट इस्तेमाल करें ग्रेफाइट को, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है। और ग्रेफाइट इतना स्लिपरी होता है टच करने में,
मैं आपको इसकी रीज़न देती हूँ। ग्रेफाइट फील स्लिपरी टू टच। ग्रेफाइट जो है ये आपको फील होता है, महसूस होता है बहुत ज़्यादा स्लिपरी सा, टच करने में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सा, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा इस तरीके से स्मूथ सा, बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ लेयर्स ऑफ कार्बन एटम्स। वजह क्या है कि ये कार्बन एटम के डिफरेंट लेयर्स से मिलकर बना होता है, कार्बन एटम के ना डिफरेंट लेयर्स से मिलकर बना होता है, डेट आर लूजली हेल्ड टुगेदर, जो आपस में काफ़ी ऐसे मतलब इतनी ज़्यादा कंजेस्टेड इस तरीके से अटैच नहीं होती, बल्कि थोड़ी लूजली अटैच होती है, लाइक ठीक है, समझ रहे हैं, इतना इतना डिफरेंस होता है, ऐसे बिल्कुल क्लोजली अटैच नहीं होती, बल्कि थोड़ी सी लूजली अटैच्ड होती हैं टुगेदर, इकट्ठी। दीज लेयर्स कैन ईजिली स्लाइड ओवर ईच अदर। ये जो लेयर्स होती हैं जो आपस में थोड़ी लूजली हेल्ड टुगेदर हैं, कार्बन एटम की बनी हुई हैं, ये ईजिली स्लाइड हो जाती हैं एक दूसरे के ऊपर से, हम उनको ईजिली स्लाइड कर सकते हैं, पास कर सकते हैं, गुजार सकते हैं। उसकी वजह पता है क्या है? ड्यू टू द वीक फोर्सेस बिटवीन दैम, उनके दरमियान फोर्सेस भी बहुत वीक हैं। सारी बात है, जब वो देखें ना, जितनी चीज़ स्ट्रॉन्ग होगी उतनी उसमें फोर्सेस भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी। ये जो लेयर्स हैं ये आपस में डिस्टेंस पर हैं, इस तरह से डिस्टेंस पर हैं, तो जब इनके दरमियान डिस्टेंस होगा तो फिर इनकी बॉन्डिंग भी तो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, फिर ये क्या होगा, इनकी बॉन्डिंग भी वीक होगी, फोर्सेस इसके दरमियान वीक होगी, ये इजीली हमारे पास क्या हो जाएंगी, स्लाइड कर जाएंगे दूसरे के ऊपर से, हम इनको पास आउट कर सकेंगे, गुजार सकेंगे। गिविंग ग्रेफाइट इट्स स्मूथ एंड स्लिपरी फील, फिर आप लोगों को लगेगा कि ग्रेफाइट वाकई में ही बहुत ज़्यादा स्मूथ है, स्लिपरी है, फील होगा। और यही यूनिक प्रॉपर्टी इनेबल्स इट टू बी यूज एज अ लुब्रिकेंट, और यही यूनिक प्रॉपर्टी है आपके पास ग्रेफाइट की, जो उसको इस काबिल बनाती है कि आप उसको एज अ लुब्रिकेंट के तौर पर इस्तेमाल करें। आपके पास ये जो पेंसिल वगैरह होती है, लेड पेंसिल, जिससे आप लोग लिख वगैरह रहे होते हैं, अब उस केस में भी क्या होता है कि वो कितनी ज़्यादा स्मूथ होती है। अगर आप लोग एक हाथ से सबसे पहले बॉल पॉइंट वगैरह से आप लोग लिखें और एक बारी आप अपनी लेड पेंसिल से लिखें, तो कौन ज़्यादा स्मूथ चलेगी? पेंसिल। क्यों? उसका सिक्का ग्रेफाइट का है, उसका सिक्का कार्बन का है, ठीक है। ये जितना भी आप कोयला वगैरह जलाते हैं वो सारा किसका होता है? कार्बन ही तो होती है वो सारी, उसी से तो पेंसिल वगैरह के ये सिक्के वगैरह ग्रेफाइट बनता है, ये सारा कुछ कार्बन होता है, कार्बन बहुत ज़्यादा स्मूथ होती है, ठीक है। कभी आप कोयले को भी इस तरीके से हाथ, वैसे नहीं, अगर वो उसका पाउडर बना हुआ या वो पिसा हुआ कोयला, अगर आप उसको हाथ लगाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा स्मूथ होगा। पेंसिल के सिक्के को देख लें, लिखने में भी स्मूथ होगा, हाथ लगाने में भी स्मूथ होगा, स्लिपरी सा होगा। ये यूनिक प्रॉपर्टी है जो उसको हम लोग इसको लुब्रिकेंट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप कहेंगे लुब्रिकेंट क्या होता है? लुब्रिकेंट आप उसको एज अ ऑयल, एज अ ग्रीस के तौर पर यूज़ करते हैं फ्रिक्शन को कम करने के लिए, ठीक है। आप लोगों के डोर्स वगैरह से अजीब सी ना खोलने या बंद करते वक्त अजीब सी आवाज़ आने लगती है, आप लोग वहाँ पे वो जो उसके साइड पे लगे होती है जिससे वो बंद वगैरह हो रही होती है, ठीक है, जो भी कोई पेज से लगे होते हैं, वहाँ पर अगर आप ऑयल्स वगैरह लगा देंगे तो फ्रिक्शन कम हो जाएगी, वो आवाज़ बंद हो जाएगी। या लॉक वगैरह नहीं खुल रहा होता, ताला वगैरह, आप उसमें थोड़ा सा तेल डाल देते हैं, फ्रिक्शन वहाँ पे ज़्यादा हो जाती है ना, फ्रिक्शन कम हो जाती है, वो लॉक इजीली खुल जाता है। तो ये सब कुछ इसमें आता है। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा लेक्चर एंड हो गया है। आपको वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। सो थैंक्स यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। स्टे कनेक्टेड, अपना बहुत सा रखिएगा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा।